नीतीश कुमार के पास तो तराजू ऐसे है, इधर और इधर दोनों तरफ उनके लिए विकल्प तैयार है, आप समझ ही सकते हैं। और नीतीश कुमार इसके माहिर भी माने जाते हैं। चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए कि आंध्र प्रदेश जो उसकी पहले से गढ़ रही है, आंध्र प्रदेश में पहले भी अपना बेहतर प्रदर्शन करती रही है, उसके जुड़ने से ही सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही जब उसके विपक्ष में है तो यहाँ चुनौती बड़ी होगी। बिहार में वो जिस गठबंधन का हिस्सा है उस गठबंधन में मैक्सिमम दल है जी, और उन्हीं दलों के बीच में उनका हो सकता है छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए सीट बंटवारे को लेकर के, लेकिन बाकी कहीं नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार इस वक्त सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से गैर भाजपाई दलों की बैठक हुई है तब से सबकी नज़र नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। आपको पता होगा गैर भाजपाई दलों की बैठक तो हुई लेकिन कुछ निर्णय सामने नहीं आया। अगली बैठक शिमला में कहकर जो है कि यह टाल दिया गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चलेंगे बाबा के पास और जानने की कोशिश करेंगे ये मिशन जो 2024 है इसमें क्या होगा। बाबा के साथ हम कुछ आंकड़ों के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि आपको पता होगा कि बाबा अब तक जो विश्लेषण किए हैं वो सारा जो है कि सही हो जाता है। बाबा अब तक जो आप विश्लेषण किए हैं हमारे साथ हद तक जो है कि सही रहा है, और आज जो मिशन 2024 के लिए आपके पास हम आए हैं, तो क्या लगता है जो मिशन 2024 की जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो रंजिश है एक दूसरे की पलड़ा किस तरीके से भारी होगा, इस मुद्दों पर जो है कि आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए प्रवीण, ऐसा है कि लगातार हम जब से नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होकर के महागठबंधन की तरफ आए हैं, समीकरण बदला है, आंकड़े बदले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है जोड़ घटाव करके बताना कि आने वाले 2024 के चुनाव में क्या होगा, किसका पलड़ा भारी है, किसका कमजोर है, और इस पलड़े में किसके बैठ जाने से पसंगा हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम लगातार बता रहे हैं। हम यहाँ तक बताए थे कि नीतीश कुमार यदि अपने अभियान में सफल भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, तब भी नीतीश कुमार के पास वो रास्ता जरूर है जिससे वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से ये बात तो कहना पड़ेगा और शाबाशी भी देनी पड़ेगी नीतीश कुमार को, उनकी छवि को, चाहे जिस कारण से हो, मीटिंग में जो कुछ भी हुआ हो, इस सारी चीज़ों को हम अलग कर देते हैं या सबको मान के भी चलते हैं। तो नीतीश कुमार ने एक अभियान और एक जो किला है वो तो ध्वस्त कर दिए। सबसे पहले उन्होंने 15 दल, जिन दलों के पास लगभग 300 से ज़्यादा सीटें हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो या जैसे भी दल हो, उनके पास 300 ऐसे सीट हैं जिस पर वो चुनाव लड़ते हैं। और अगर एक साथ होकर के लड़े, एक दूसरे को सपोर्ट करके लड़े, तो उसमें से 50% से ज़्यादा सीटें ला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी का जो वर्तमान परिस्थिति है, 153 सीटें जो हैं वो मात्र विपक्ष के पास है। तो अगर 153 सीटें विपक्ष के पास है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटें और लाना पड़ेगा महागठबंधन। और ये 120 सीट कहां से आएगा? मेन लड़ाई तो इसी बात की है। 543 में से 272 का आंकड़ा छूना है और वही आंकड़ा जो पार कर जाएगा वो सरकार बनाएगा। तो 153 सीटें हैं उस परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल रही थी। नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अब दावा नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी दोनों का है कि मेरे चलते उनको 17 आया, तो मेरे चलते 16 आया। तो खैर इन सब बातों को हम साइड में रख देते हैं। तो आज जो चर्चा है कि यदि नीतीश कुमार को लीड करने का फ्री हैंड मिल गया, उनको नेता मान लिया गया और वो इस अभियान को आगे लेकर के बढ़ाते हैं, तो आपको बता रहे हैं कि लालू जितना मुखर थे ना, आपने देखा होगा मीटिंग को पूरी तरह से लालू ने हैक कर लिया था। तो लालू के हैक करने के कारण भी हम बता चुके हैं प्रवीण कल। हमने बताया था कि लालू प्रसाद अगर उस पूरे कहा जा रहा है कि प्रेस वार्ता को हैक नहीं करते तो सवाल उनसे पूछे जाते हैं कि इस मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, फलाना नाराज होकर क्यों चले गए, चिलाना ऐसे कैसे बोल गए, इनको उन्होंने कैसे बोल दिया, ये सारी बातें चल रही थी। बाबा थोड़ा सा हम टॉपिक स्टार्ट के पूछेंगे। जो लालू यादव इशारों में जो राहुल गांधी की शादी की बात कही है, ये काफी जो है कि चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बस यही तो बात है प्रवीण कि मेन मुद्दा जो है, लालू प्रसाद की खासियत यही है कि वो मुद्दों को ऐसे डाइवर्ट करते हैं। उनका अगर आपको लालू प्रसाद को समझना है तो उनका लोकसभा का भाषण सुनिएगा। उनके कई ऐसे भाषण हैं लोकसभा में जो बोले हैं। आपको याद होगा कि जिस समय
बहुमत साबित करना था। 13 दिन की सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें भाषण जो लालू प्रसाद ने दिया था, उस भाषण को सुन करके आपको लगेगा कि उस भाषण का सभी ने समर्थन किया था। लालू प्रसाद ने जो बातें कही थी और सभी मुस्कुरा रहे थे। परिणाम चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनी हो, लेकिन तब भी लालू प्रासंगिक थे, आज भी लालू प्रासंगिक है। और उन्होंने पूरे मुद्दे को, भीतर में जो कुछ भी झमेला हुआ, झगड़ा हुआ, जैसे आप समझिए कि दो भाई जो हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं जी, कमरे के अंदर फैटा फैटी, घूसा लात सब कर लिए, मुंह कान सब फट गया, पूरा बाहर में लोग जमा होकर देख रहे हैं कि अरे अंदर हो क्या रहा है जी। लेकिन दोनों बाहर निकलते हैं तो हाथ दे झाड़ करके, मुंह हाथ पोंछ करके दोनों एक दूसरे गले में, तो आपको कंफ्यूजन होने लगता है कि आखिर हो क्या रहा था जी। बिल्कुल इसी अंदाजे में भीतर में बहुत कुछ हुआ। केजरीवाल छोड़ के भाग गए, केजरीवाल को और कोई बोले उससे पहले उमर अब्दुल्ला ने बोल दिया, इसके अलावा ममता बनर्जी ने कुछ कह दिया, फलाने ने कुछ कह दिया, ठिकाने ने कुछ कह दिया। कहा जा रहा है सर जो अरविंद केजरीवाल इसलिए गुस्सा करके भाग गए कि जो दिल्ली में अध्यादेश लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इसमें किसी ने जो है कि अपनी वक्तव्य जो है कि नहीं दी है। उनका देखिए, उनका सिंगल एजेंडा था और नीतीश कुमार का एजेंडा बड़ा था जी। सबका एजेंडा 2024 का एजेंडा था, सब उसी के लिए जुड़े थे। व्यक्तिगत मुद्दे और व्यक्तिगत चर्चा तो हर राज्य में है, हर राज्य में अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन उन सब से हट करके 2024 की कैसे लड़ाई लड़ी जाए, इसके लिए सब इकट्ठा हुए थे। और इस लड़ाई में मेरे पास जो आंकड़े हैं जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, और हमने बताया भी कि लालू प्रसाद मुंह ताकते रह जाएंगे और गेम हो जाएगा, तो दो बातें इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि अगर नीतीश कुमार को लीड करने का मौका नहीं मिलता है, विपक्ष उन्हें मुखिया अपना नहीं बनाता, जो कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि शिमला में जो अगले महीने होने वाली है बैठक, उसमें उनको बना दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये घाटा नीतीश कुमार का नहीं, ये घाटा महागठबंधन का होगा। और लालू प्रसाद ने यहाँ तो संभाल लिया, लेकिन वहाँ संभालने के लिए कहाँ संभालेंगे लालू प्रसाद, अकेले कहाँ। अब आगे जो है विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा, खास करके कांग्रेस को और कुछ जो दल हैं जिनको ये सोच करके कि नीतीश कुमार के हाथ में दें। कारण कि देखिए, नीतीश कुमार की लड़ाई किसी से नहीं है, सीधे भाजपा से है जी। बिहार में वो जिस गठबंधन का हिस्सा है, उस गठबंधन में मैक्सिमम दल है जी, और उन्हीं दलों के बीच में उनका हो सकता है छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए सीट बंटवारे को लेकर के, लेकिन बाकी कहीं नहीं है। और किसी राज्य में उनका कोई ऐसा जनाधार नहीं है जिससे टकरा सकते हैं जी। अगर कांग्रेस का, ममता बनर्जी का, फलान का, ठेकान का अगर किसी को दिया जाता है लीड, तो सबके कॉन्फ्लिक्ट हैं एक दूसरे से जी। लेकिन नीतीश कुमार से किसी का कोई नहीं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि नीतीश कुमार की छवि एकदम बिल्कुल साफ सुथरी है जी, बेदाग छवि है जी। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार इसको लीड करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक बड़ा मुद्दा सबसे पहले मिल जाएगा, और भाजपा इसी बात से डर भी रही जी। अब आंकड़ों की बात करें, हमने इससे पहले प्रवीण 162 का आंकड़ा दिया था, ज़्यादा राज्यों की जरूरत नहीं है। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश यदि एक साथ हो जाता है, एक पलड़े पर अगर तौला जाते हैं, जैसा कि कहा जा रहा था कि जिंदा बैंक तौला नहीं जाता है, लेकिन तौल के तो दिखा दिया जी। तो अब स्थिति यह है कि इन 3 राज्यों पर ही हम ज्यादा फोकस किए हुए थे, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें 15 राज्य आ गए जी। इन 15 राज्यों में से थोड़ा सा हम अलग हट करके बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है। सर, उत्तर प्रदेश हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, जिसमें 62 लोकसभा सीट जो है बीजेपी के पास है, 10 लोकसभा सीट जो है कि बीएसपी के पास है, जिनको जो है मायावती को विपक्षी गठबंधन में बुलाया भी नहीं गया था, नुकता नहीं मिला था। और जो समाजवादी पार्टी है 5 थी, शायद हमको लग रहा है अब 3 हो गई है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है कि कैसे महागठबंधन जो है विपक्ष मजबूत होगा, जबकि जो है बीएसपी को बुलाया नहीं गया है और बीजेपी के पास जो है कि 12 सीट है। अब समाजवादी पार्टी के पास जो है बीएसपी से कम सीट है। देखिए, ये लड़ाई बोले ना कि 2 धारा पर हो रही है, एक भाजपा समर्थक और एक भाजपा विरोध जी। इस धारा को अगर चेंज करना है तो आपको उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन बनाना होगा जी। मायावती मान लेते हैं कि नहीं है जी, लेकिन वहाँ कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, दोनों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा जी। अब सबसे बड़ी बात कि जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास है, वही वोट बैंक कांग्रेस के पास भी है।
अखिलेश के पास जो वोट बैंक है वो थोड़ा बहुत किसी के पास नहीं है, क्योंकि MOI समीकरण उनके साथ भी जुड़ता है, यादव उनके साथ जुड़ते हैं, और मुस्लिम समाज जो है चूंकि भारतीय जनता पार्टी से डरा हुआ रहता है, उसका नाम लेकर डराया भी जाता है, तो वो उनके साथ है। लेकिन कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस का जो आधार वोट बैंक था ब्राह्मण और दलित, ये दोनों वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं खिसक करके या तो भाजपा के पास चला गया है और नहीं तो मायावती के पास है। मायावती भी एक बड़ी नेता है दलितों की, उनका वर्चस्व भी है। यही कारण है कि जहां 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी इतना ज़्यादा दावा कर रही थी, उसको मात्र 5 सीट आया था और मायावती ने 10 सीटें लाई। उनका वर्चस्व ही था। अब जो आने वाला समय है, जो 2024 का चुनाव होगा, उसमें उत्तर प्रदेश में यदि का समीकरण बन जाता है तो उस समीकरण के हिसाब से कोशिश ये होगी, कारण कि नीतीश कुमार का अपना भी वोट बैंक है, 3-4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, फूलपुर और प्रयागराज, जहां वो डोमिनेट भी करते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि वो फूलपुर से चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि आने वाले चुनाव में जो अभी 62 सीटें हैं उसको 32 कैसे किया जाए, इस पर फोकस रखना होगा और ये रणनीति कैसे काम करेगी। इसके बाद एक दूसरा राज्य है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, पश्चिम बंगाल, जहां 42 सीटें हैं। हमने 162 का बात किया था पहले, उसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो 42 सीटें यहाँ हैं, मतलब 122 सीटें हो जाती हैं। 122 सीटों में अभी 42 की स्थिति तो देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ भी 18 सीटें हैं, यानी कि लगभग 50% सीटें उसके पास हैं। 22 सीटें इसमें तृणमूल कांग्रेस के पास है, यहाँ कांग्रेस के पास 2 है और अदर जो हैं बिल्कुल साफ हैं। ऐसे में एक क्वेश्चन सर मेरे मन में आया है, जो ममता बनर्जी के पास 22 सीटें हैं और कांग्रेस के पास मात्र 2 है, तो ऐसे में जो है गठबंधन कैसे बनेगा? कैसे जो है कि चाहे कि ममता बनर्जी खुद की हानि पहुंचा करके कांग्रेस को वहाँ कैसे देगी? बिल्कुल यही वो बात है जिसको नीतीश कुमार सुलझा सकते हैं और लालू प्रसाद सुलझा सकते हैं। ममता बनर्जी यहाँ डोमिनेट कर रही हैं और आपको क्या करना है, 2024 में आपको नरेंद्र मोदी को हराना है। तो जो विन कंडीशन वाले नेता होंगे, जो क्षेत्र होगा जहां जिसका वर्चस्व बेहतर है, वहां उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए और बाकी लोग उनका बैकअप करें। अगर यहाँ 42 सीटें हैं, अगर मान लेते हैं कि 22 सीटें अभी है उनके पास और बाकी का 18 सीटें जो बीजेपी के पास है, 2 सीटें कांग्रेस के पास है, अगर इसमें से 18 सीटों में से सामंजस्य बना दिया जाए, माने 22 सीटों के जगह पर 2 सीट और बढ़ा दिए, 24 सीटें अगर दे देते हैं टीएमसी को, और बाकी की सीटें जो है 18 सीटें अगर कांग्रेस और वाम दलों में बांट दिया जाता है, तो यहाँ झमेला शांत हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर भी दिया जा सकता है। अब इसमें है क्या कि आंकड़ों को देखना होगा और ये देखना होगा कि सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है, कहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहां अगर कांग्रेस को सामने खड़ा कर दिया जाए, तृणमूल उसका और वाम दल वहां उसका समर्थन कर दें, तो वहां की स्थिति क्या होगी, जीतने की कंडीशन होगी, या फिर वहां वाम दलों के कैंडिडेट खड़ा किए जाएं जहां दोनों समर्थन करें, ये बैठाना होगा आंकड़ा और यहाँ चीजें बदल सकती हैं। उसके बाद जो एक और बड़ा राज्य आता है वो बिहार आता है। 162 सीटों में से बिहार आता है। बिहार के पास 40 सीटें हैं। 40। यहाँ भी समीकरण उसी तरह का, ये तीनों राज्य जो है ना, यहाँ पर भाजपा डोमिनेट कर रही है और इसलिए कि 40 में से 18 सीटें, 42 में से 18 है, उसके बाद आप 80 में से 62 है। बिहार में जितना दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार, एनडीए के साथ रहते हुए उनको 16 सीटें आई थी। 2014 में उन्हें मात्र 2 सीटें आई थी। तो इसको इसी आंकड़ों से देखा जाए और इस तरह से मिला के देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद उनका भी ग्राफ गिरेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी चीजें बदल सकती हैं। अभी भी जो वर्तमान परिस्थिति है कि इसमें 22 और 18 का 16 का आंकड़ा चल रहा है। 16 सीटें उधर हैं और 24 सीटें एनडीए में हैं। अब इन सीटों में से कैसे बंटवारा होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को अब उससे कितना कम कीजिएगा, यहाँ सबसे बड़ा दाव आपको खेलना होगा कि यदि नीतीश कुमार के हाथ में कमान जाता है तो नीतीश कुमार को ये प्रूफ करना होगा कि बिहार में 40 में से 39 सीटें इस बार महागठबंधन है, तभी ये संभव है। इसके अलावे प्रवीण, ये वो राज्य हैं जहाँ आप समझ लीजिए कि 162 सीटें हैं और यहाँ जो नया गठबंधन बन रहा है वो डोमिनेट कर रहा है। इसमें आप झारखंड को भी ले सकते हैं। झारखंड के पास भी जो 14 सीटें हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट कर रही है। तो
अगर इन सबको देख लिया जाए तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से है या फिर नहीं है। जैसे अभी हाल फिलहाल में कर्नाटका का चुनाव हुआ है जी। कर्नाटका में सरकार बनी है कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल की है, लेकिन यहाँ की 28 सीटें जो लोकसभा की है, अगर बात करें लोकसभा की, तो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसी स्थिति में यहाँ क्या करना होगा? तो अब नई नई सरकार बनी है, पिछली बार भी सरकार जब चुनाव हुआ था तो सरकार कांग्रेस की ही थी जी जी, तब 25 सीटें लोकसभा की आई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कैसे समीकरण बदलता है और किस तरह से ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन कर्नाटक में भी जिस तरह से जेडीएस अभी बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को यहाँ कैसा समीकरण बनाना पड़ेगा, किस तरह से लड़ना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सर कर्नाटक में जो कि हाल ही फिलहाल में वो जीते हैं, मुख्यमंत्री उनका बना है, ऐसे में उनके पास लोकसभा का सीट जो है कि वहाँ बहुमत में जो है कि नहीं है, तो इसमें वहाँ जो है किस प्रकार से जो है कि अपनी रणनीति तैयार करें? वही मात्र एक सीट है जी, और अगर ये गठबंधन बनता है तो यहाँ कांग्रेस को फायदा हो रहा है जी जी। समीकरण तो यही गढ़ा जाना है ना। उसके अलावे आप बात करें तमिलनाडु की जी, तो तमिलनाडु से नहीं आए थे, के चंद्रशेखर राव नहीं आए थे, नहीं आए थे। तो यहाँ 39 सीटें हैं जी। एक और बड़ा राज्य है तमिलनाडु जी, तमिलनाडु के स्टालिन यहाँ आए थे जी, 39 सीटें वहाँ भी है जी। 39 सीटों में अभी डीएमके जो उनकी पार्टी है उसके पास 23 सीटें हैं जी। यहाँ कांग्रेस के पास भी 8 सीटें हैं जी। और बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी जी। साउथ के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि इन 39 सीटों में अगर समीकरण बनता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, तो ऐसी स्थिति में तमिलनाडु भी एक राज्य होगा जो आने वाले समय में जो बाकी की सीटें बच रही हैं वो अपने कब्जे में कर सकता है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए, कांग्रेस के पास 1 है, सीपीएम के पास 2 है, इसके बाद सीपीआई के पास 2 है, एआईएडीएमके जो कि इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है उसके पास 1 सीटें हैं, लेकिन उसको कमजोर नहीं समझा जा सकता है। एक राज्य और है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, जहां अगर कांग्रेस और वाम दलों का या फिर गठबंधन नहीं बनता है तो वहां एक बार फिर से रिजल्ट बदल सकता है। और गठबंधन अगर मजबूती से वहां नहीं लड़ता है तो आंध्र प्रदेश में भी, जहां जगन मोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश से तो सर कोई नेता यहाँ नहीं आए थे, हाँ, उसमें भी शामिल नहीं होते। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये दोनों राज्य से लोग नहीं आए थे। और ये कहीं ना कहीं यहाँ की दोनों पार्टियां जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों या जगन मोहन रेड्डी हों, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। और यहाँ 25 सीटें जो हैं आंध्र प्रदेश में, उनमें से 22 सीटें वाईएसआर के पास है जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, और 3 सीटें इसमें से चंद्रबाबू नायडू के पास हैं। सर एक सवाल हम पूछेंगे सर, ये जो दोनों पार्टी के अपना नाम लिया हुआ है एसआर टीडीपी, ये दोनों भाजपा के साथ है वर्तमान में? बिल्कुल। ऐसे वहाँ काफी मजबूत है जो है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में कैसे तोड़ेगी जो है कि विपक्षी जो भी दल है वहाँ पर कैसे अपना कब्जा जो है? यहाँ कांग्रेस को अपना फिर से एक बार अस्तित्व खोजना तलाशना पड़ेगा, और इसके लिए उन्हें अलग अलग लोगों से समर्थन लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए कि आंध्र प्रदेश जो उसकी पहले से गढ़ रही है, आंध्र प्रदेश में पहले भी अपना बेहतर प्रदर्शन करती रही है, उसके जुड़ने से ही सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही जब उसके विपक्ष में है तो यहाँ चुनौती बड़ी होगी। और इन 25 सीटों पर कैसे, क्योंकि बूंद बूंद तालाब भरता है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर वाईएसआर और टीडीपी दोनों भाजपा के पक्ष में है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को यहाँ बेहतर प्रदर्शन करना होगा, और गठबंधन बनाने का तात्पर्य और मकसद भी यही है। अब इन सारे चीज़ों का अगर कंक्लूड करके देख लेते हैं तो जिन जिन राज्यों का मैंने बात बताया, जिसमें यूपी में 80 सीटें हैं, 42 सीटें वेस्ट बंगाल में हैं, 25 सीटें आंध्र प्रदेश में हैं, 17 सीटें तेलंगाना में हैं, 40 सीटें बिहार में हैं, 39 सीटें जो हैं वो तमिलनाडु में हैं, 28 सीटें कर्नाटका में है। ये सब मिलाकर के 271 सीटें होते हैं। इन 271 सीटों में से अगर देखा जाए तो 154 यानी 50% से ज़्यादा सीटें एनडीए के पास है जी। तो और लड़ाई सबसे बड़ी यही है जी। इन लड़ाई को यदि महागठबंधन कैलकुलेटेड ढंग से लड़ लेता है तो इन 271 सीटों में से जी, जो कि भाजपा का गढ़ नहीं रहा है जी, कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, साउथ में आप जान रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं जी जी,
पश्चिम बंगाल का आपको जानकारी है, उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि पहले कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। अब नई नई छत्रप वहाँ बनी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी से वहाँ के वोटरों को अपने तरफ आकृष्ट करने का ये एक बड़ा मौका है। अगर इस मौका में नीतीश कुमार को, यही मैं हेडलाइन बता रहा था कि नीतीश कुमार को यदि बिना शर्त नेतृत्व दे दिया गया, चांस दे दिया गया लीड करने का, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लालू प्रसाद सहित जो लोग इसको अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें हमारे से ही चल रहा है महागठबंधन, उन लोगों को बड़ा झटका लगेगा, मुंह ताकते रह जाएंगे और नीतीश कुमार बड़ा खेल कर देंगे। अगर ये संभव नहीं हुआ है तो मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, अगर ये संभव नहीं हुआ तो नीतीश कुमार के पास विकल्प खुला है अभी भी, एक नए गठबंधन, नए गठजोड़ और नए तरीके से फिर से फैसला लेने का। 10 से 12 तारीख तक जो शिमला में समझौता होगा, उस समझौते में क्या होगा ये आंकड़े हम तो आपको बता ही रहे हैं। क्या इन आंकड़ों से वो लोग परिचित नहीं होंगे जिसको चुनाव लड़ना है, जिसको सत्ता कायम करना है, जिसको विपक्ष बनना है, वो लोग भी इन आंकड़ों पर गौर कर ही रहे होंगे। हम लगातार जिन आंकड़ों की चर्चा कर रहे हैं, उन आंकड़ों की चर्चा अब मीडिया जगत में भी होने लगी है और राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी है। इन आंकड़ों को जो हम बताए हैं ये एकदम बिल्कुल फ्रेश आंकड़े हैं। फ्रेश इसलिए हम बता रहे हैं कि जो महागठबंधन बनाने के लिए या गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने के लिए जो नाम कोई भी दे दें, पीडीपी दे दें, सीडीपी दे दें, यूपीए दे दें, यूपीए 1 दे दें, यूपीए 2 दे दें, महागठबंधन दे दें, नाम कुछ भी हो, लेकिन जो दल इसमें शामिल नहीं हुए थे और जो शामिल हुए थे, बड़ा पेंच है। इस पेंच को सुलझाना होगा और इसको सुलझाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कहीं से भी वायस नहीं हो, जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं कम हो। ऐसा व्यक्ति इस पूरे गठबंधन को लीड करे तो निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प हो सकता है। वरना नीतीश कुमार के पास तो तराजू ऐसे है, इधर और इधर दोनों तरफ उनके लिए विकल्प तैयार है, आप समझ ही सकते हैं। और नीतीश कुमार इसके माहिर भी माने जाते हैं। चलिए, मेरे समझ से हम जो विश्लेषण किए हैं इस पर लोगों को अपना विचार भी देना चाहिए। क्या तो हमने आपको बताया कि मिशन 2024 का रणनीति किस प्रकार जो है कि तय होगा और किस प्रकार से विपक्षी एकता जो है कि रणनीति तैयार करेगी तो जीत हासिल कर पाएगी। तो इसी प्रकार की राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।